कोरोना कर्फ्यू 24 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। योगी सरकार ने रेहड़ी पटरी और फुटकर दुकानदारों को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत करीब 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। लोगों को खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ने 3 महीने का राशन मुफ्त देने का भी फैसला किया है। करीब 15 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अब फ्री राशन देने का भी निर्णय लिया गया है। जो भी पात्र हैं उनके पास राशन कार्ड है या जो पात्र नहीं भी हैं उनके भी राशन कार्ड पात्र बनते हैं तो उन पे भी राशन कार्ड तुरंत बनाया जाएगा। ऐसे 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया गया है कि ऐसे बहुत श्रमिक हैं, पिछले कोविड-1 में भी किया गया था और अब की बार भी, क्योंकि जो कोरोना कर्फ्यू है वो लगभग 1 माह तक का हो रहा है, तो उन लोगों के जो भरण पोषण है उसके लिए भी भत्ता दिया जा रहा है 1000 रुपये का, जिसमें 1 करोड़ लोगों को लाभान्वित होंगे। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद कस्बा के रोहिला गांव में रहस्यमय बुखार से 13 दिनों में करीब 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक गांव नहीं पहुंची और ऐसे में पीड़ित अपने घरों में झोला छाप से इलाज कराने को मजबूर हैं। एक ही गांव में एक दिन में 3 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत हो जाने से ग्रामीण डरे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के रवैये से उनमें काफी नाराजगी है। 8 से 10 दिन 11 दिन के 40 लोग खत्म हो चुके हैं। गांव में कितने लोग करीब बीमार होंगे? बीमार की ऐसा कोई घर नहीं, जिस घर में 2-3 मरीज पेशेंट होना, हर घर में 1-2 बुखार का, खांसी का मरीज है। लेकिन कोई अभी तक जो है मेडिकल टीम या कोई मतलब जो है सरकारी टीम कोई नहीं, आज तक स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी क्या एक चपरासी तक फर्स्ट क्लास ही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है, ना कोई सुविधा सैनिटाइजर की, कोई भी किसी भी प्रकार की, और समस्या चली 10-12 दिन के अंदर 30-40 लोगों को मृत्यु हो सकती है और बहुत से लोग बीमार होंगे। गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र के मेवला गोपालगढ़ गांव से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां नीम के पेड़ के नीचे मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे पेड़ की टहनियों से लटकाकर मरीजों को ड्रिप लगाई जा रही है। आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टरों ने नीम से ज्यादा ऑक्सीजन मिलने की थ्योरी बताते हुए लोगों को पेड़ के नीचे ही ड्रिप लगा दी। गोपालगढ़ गाँव की आबादी करीब 3000 की है। गांव वालों का आरोप है कि कई बार कहने के बाद भी टेस्टिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से लोग इलाज के लिए झोलाछाप डॉक्टरों का सहारा लेने को मजबूर हैं। अंबेडकर नगर के महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में एक ही दिन में 17 डॉक्टरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 3 दिनों के अंदर मेडिकल कॉलेज में 58 डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 33 को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। डॉक्टर्स के कोरोना पॉजिटिव होने का असर मरीजों के इलाज पर भी पड़ रहा है। हालांकि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि मरीजों के इलाज में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पिछले 3 दिन की हमारी रिपोर्ट है, इसमें लैब के अनुसार जो है लगभग 58 लोग, जिसमें हमारे स्टाफ, हमारे डॉक्टर और इंटर्न स्टूडेंट्स सम्मिलित हैं, वो लोग पॉजिटिव हुए हैं। और जो ये दर्शा रहा है कि वायरस काफ़ी इफेक्टिव है और उसकी संक्रमण शक्ति जो है वो काफ़ी तीव्र है। जहाँ तक कार्य व्यवस्था की बात है, हमें इस वक्त कोई समस्या नहीं है कार्य व्यवस्था में। कोरोना से डरना नहीं है, उसका डटकर मुकाबला करना है और उसे हराना है। मेरठ में 21 दिन के नवजात ने कोरोना को हरा दिया है। शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती 21 दिन के मासूम ने 18 दिनों तक कोरोना से जंग लड़ी और जीत हासिल की। सांस लेने में दिक्कत समेत कई परेशानियों के चलते बच्चे को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। उसे स्टेरॉइड और हाई एंटीबायोटिक भी देनी पड़ी। लेकिन अब बच्चे की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसके माता पिता तो खुश हैं ही, डॉक्टर भी काफी खुश हैं। 20 दिन की उम्र थी उसकी और 18 दिन बाद वो उसने कोरोना को मार दी है और वो बिल्कुल ठीक है और धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ हो रहा है बच्चे का। सर क्या पैदाइश इसको कोरोना था, किस तरीके से बता? हो सकता है कि या तो उसको बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद उसकी माँ के थ्रू आया हो, है ना, माँ तो उसकी नेगेटिव थी, माँ के थ्रू आया हो, या फिर जो आसपास उनके रिलेटिव होते हैं उनके थ्रू आया हो।
मेरठ में ब्लैक फंगस से अब तक 2 मरीजों की मौत हो गई है। इसके बाद डीएम ने ब्लैक फंगस पीड़ित मरीजों के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मेरठ में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। यहां इस बीमारी से अब तक 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। डीएम ने सीएमओ से कहा है कि ब्लैक फंगस मरीजों की नियमित सूचना दी जाए और उनके इलाज के लिए अलग वार्ड बनाए जाएं। ब्लैक फंगस अभी फ़िलहाल हमें LLRM मेडिकल कॉलेज में कल तक 5 मरीजों का सूचना प्राप्त हुई है और दूसरा न्यूटीमा हॉस्पिटल में भी मरीजों की वो वहाँ भी ट्रीटमेंट होने का सूचना प्राप्त हुई है। मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया हूँ, अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल से भी इस तरह के लक्षण युक्त मरीज आ रहे हैं, उनको सूचना नियमित रूप से लेने के लिए कहा गया है। दूसरा है, इस बीमारी के लिए जो भी आवश्यक दवाइयाँ हैं वो सबको हम लोग ले रहे हैं, चिकित्सालयों को उपलब्ध करा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा नदी के किनारे शवों को रेत में दफनाए जाने का मामला सामने आया है। श्रृंगवेरपुर धाम के पास पिछले करीब 1.5 महीने से सैकड़ों शवों को गंगा नदी के किनारे रेत में दफन कर दिया गया और अभी भी शवों को रेत में दफनाने का सिलसिला जारी है। शवों को दफन कर चारों ओर बांस से घेराबंदी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार की ओर से लकड़ी के लिए मनमाने दाम वसूले जाने के बाद लोग शव को बालू में दफनाने लगे। उन्नाव, कानपुर, कन्नौज और रायबरेली के बाद संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा के तट पर हजारों लाशों को दफनाए जाने का मामला प्रकाश में आया है और इस वक्त हम मौजूद हैं श्रृंगवेरपुर घाट पर। हिंदू धर्म में शवों के दाह संस्कार की परंपरा है और यहाँ पर हर दिन शवों का दाह संस्कार इसी तरह से गंगा के घाट पर किया जाता था। लेकिन कोविड काल में जब अप्रैल महीने में मौतों की संख्या बढ़ी और आंकड़े बढ़े तो यहाँ पर लकड़ियों की भारी कमी हो गई और यहाँ पर शमशान घाट पर ठेकेदार थे लकड़ियों के, उन्होंने ज़्यादा पैसे वसूलने शुरू कर दिए, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा के तट पर रेतों में गड्ढे खोदकर इस तरह से अंतिम संस्कार शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से शवों को दफनाया गया है और जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है ये शव ही दफनाए गए हैं रेत में। करीब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6-7 फीट गड्ढे खोदे गए हैं और उसके बाद यहाँ पर शवों को अंदर डाल दिया गया है। आपको बता दें, श्रीवेंकपुर धाम में प्रयागराज के अलावा प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और फैजाबाद जिलों में शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। उन्नाव में रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। उनके ऊपर एक ट्वीट के जरिए जनता को भड़काने का आरोप लगा है। एसपी सिंह का एक विवादित ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर उन्नाव सदर कोतवाली पुलिस ने संज्ञान लेते हुए महामारी एक्ट, आपदा प्रबंधन एक्ट और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। डीएम रविंद्र कुमार के मुताबिक उन्नाव में कोई भी शव बहता हुआ नहीं मिला है। डीएम ने कहा, गंगा में अंतिम संस्कार करने के लिए आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं। कुछ समाज में लोग दफनाते हैं और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां शव दफनाए गए हों। पूरी तरीके से इसका परीक्षण करा लिया है और जनपद उन्नाव में कोई भी शव बहते हुआ नहीं पाया गया है। दूसरी बात, जो शव दफनाने का प्रश्न है, जनपद उन्नाव के कई घाट ऐसे हैं जो कई जिलों की सीमा में मिलते हैं और परंपरागत रूप से वहां पर शव दफनाए जाते रहे। ऐसा कदापि नहीं है कि ये अभी पिछले कुछ महीनों या कुछ दिनों या कोरोना काल जिसको कहते हैं, कोरोना काल में ये चीजें डेवलप हुई हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे में देश में 3,26,098 नए केस सामने आए हैं, जबकि 3,890 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं एक दिन में 3,53,299 ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। देश में अभी 36,73,802 एक्टिव केस हैं। साथ ही ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। इसी बीच यूपी की योगी सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान के तहत अहम फैसला लिया है। सोमवार से 5 और जिलों में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू होगा। सोमवार में यूपी के कुल 23 जिलों में 18+ वालों को वैक्सीन लगेगी। इन जिलों में मिर्जापुर, बांदा, गोंडा, आजमगढ़, बस्ती शामिल हैं। अभी प्रदेश में 18 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है।
यूपी में कोविड कंट्रोल को लेकर की जा रही योगी सरकार की कोशिशों का असर दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कुल 12,547 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि इतने वक्त में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 28,404 हो गई है। राज्य में अब 1,77,643 एक्टिव केसेज हैं। शुक्रवार को पूरे राज्य में 2,56,000 कोविड टेस्ट किए गए। राहत की बात यह है कि राज्य में रिकवरी रेट अब बढ़कर 87.9% हो गया है। लगभग एक माह में हम लोग उसी एक माह पहले वाली स्थिति में आ गए हैं और 30 अप्रैल को जितने कुल मामले दिन में आए थे 38,000, उससे लगभग 26,000 कम 12,000 मामले जो हैं वो आज सामने आए हैं और 1,77,000 एक्टिव केसेस हमारे हो गए हैं और ये टेस्ट की संख्या को नहीं घटाया गया। निर्देश पर गोरखपुर ही नहीं, आसपास के जिलों में भी प्राणवायु का पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किया गया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन गोरखपुर के नखा स्टेशन पहुंची। गोरखपुर में 2 टैंकरों से 40 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है। इसका इस्तेमाल गोरखपुर के साथ ही आसपास के जिलों के कोविड अस्पतालों में किया जा सकेगा। गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल के उत्तरी हिस्से में अब ऑक्सीजन की समस्या का समाधान हो गया है, क्योंकि जमशेदपुर से 2 डिब्बों में लेकर करीब 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर जो है ट्रेन गोरखपुर पहुंची है और इसको नखा जंगल पर अनलोड किया गया। डीएम ने बताया कि अब हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है और इससे पूर्वांचल के दूसरे जिलों के अस्पतालों में भी पुलिस की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर बात कर लोग पुलिस की मदद से एम्बुलेंस की सेवा ले सकेंगे। साथ ही अपनी परेशानियां भी पुलिस के साथ साझा कर सकेंगे। पुलिस ने पिछले 10 दिनों में 48 लोगों को एम्बुलेंस दिलाकर उनकी मदद की है। दरअसल पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि एम्बुलेंस वाले ज़रूरतमंदों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इसके बाद नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की सहूलियत के लिए यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 9971009001। एम्बुलेंस के लिए हमने विशेष जोड़ दिया कि एम्बुलेंस की शिकायतें आती है तो इस पर कॉल कर सकते हैं। कई लोगों ने एम्बुलेंस की शिकायतें भी कॉल की और यह देखा गया कि कई लोगों को एम्बुलेंस की आवश्यकता भी थी। तो जिस लोगों ने कॉल्स किया एम्बुलेंस की आवश्यकता के लिए, तो हमने सारे डेटा हॉस्पिटल से कलेक्ट किया एम्बुलेंस संचालकों के लिए और कुछ लोग हमारे स्वयंसेवी संस्था भी जुड़े हुए थे। तो जितना संभव हो सका हमने लोगों को एम्बुलेंस उपलब्ध भी करवाया अपने ट्रैफिक सेल के माध्यम से। दूसरा ये है कि शिकायतें वगैरह भी आते रही, उसका भी निस्तारण किया। और भी खबरें कुछ ही पलों में, बने रहिए हमारे साथ।